शूद्रों की उत्पत्ति। क्या शूद्र हमेशा से समाज का सबसे निचला वर्ग थे या इतिहास के किसी मोड़ पर उन्हें नीचे धकेला गया? आखिर कौन थे शूद्र और क्यों छिपा दी गई उनकी असली पहचान? दो, वैदिक काल और समाज व्यवस्था। एक समय ऐसा भी था जब समाज कर्म से चलता था, जन्म से नहीं। फिर आखिर कैसे वैदिक समाज में ऊंच नीच की दीवार खड़ी हुई? 3, वर्ण व्यवस्था का निर्माण। 4 वर्णों की यह व्यवस्था क्या सच में समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनी थी या फिर सत्ता और अधिकार बचाने का एक साधन थी? 4, शूद्रों पर सामाजिक प्रतिबंध। सोचिए, एक ऐसा दौर जब किसी इंसान को केवल जन्म के कारण शिक्षा, मंदिर और सम्मान से दूर रखा जाता था। आखिर क्यों लगाए गए शूद्रों पर इतने कठोर प्रतिबंध? 5, इतिहास में संघर्ष और परिवर्तन। जब अन्याय बढ़ता है तब इतिहास में क्रांति जन्म लेती है। शूद्र समाज ने सदियों तक चुप्पी नहीं साधी, बल्कि संघर्ष की ऐसी आग जलाई जिसने भारत को बदल दिया। 6, आधुनिक भारत में शूद्र समाज। संविधान ने समानता दे दी, लेकिन क्या समाज ने भी सच में बराबरी स्वीकार कर ली? आज का शूद्र समाज किन चुनौतियों और बदलावों के बीच खड़ा है? 7, निष्कर्ष और भविष्य की दिशा। इतिहास का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाला भारत जाति से ऊपर उठ पाएगा या फिर पुरानी दीवारें नई शक्ल में हमेशा बनी रहेंगी? आज मैं आपको इतिहास के उन 7 अध्यायों से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिन्हें जानने के बाद शायद आप भारत के समाज को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। शूद्रों की असली कहानी क्या थी? कैसे बनी वर्ण व्यवस्था? क्यों छीना गया कुछ लोगों से सम्मान, शिक्षा और अधिकार? और कैसे सदियों का संघर्ष आज भी हमारे समाज में दिखाई देता है? यह केवल इतिहास नहीं है, यह उस सच्चाई की कहानी है जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अध्याय आपके सोचने का तरीका बदल देगा। शूद्र कौन थे? अध्याय 1, शूद्रों की उत्पत्ति। भारतीय इतिहास और समाज व्यवस्था में शूद्र शब्द एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय रहा है। हजारों वर्षों से इस शब्द को अलग अलग अर्थों में समझा गया। कभी इसे समाज के एक श्रमिक वर्ग के रूप में देखा गया, कभी एक जाति के रूप में, तो कभी एक ऐसे समुदाय के रूप में जिसे सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया। शूद्र कौन थे? यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं बल्कि भारतीय समाज की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है। प्राचीन वैदिक साहित्य में समाज को मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित बताया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। इस प्रतीकात्मक वर्णन को बाद में सामाजिक व्यवस्था का आधार बना दिया गया। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह व्यवस्था प्रारंभ से इतनी कठोर नहीं थी। कई विद्वानों का मत है कि आरंभिक वैदिक समाज में केवल 3 वर्ण प्रमुख थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द बाद में विकसित हुआ। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओवर द शूद्रस में यह तर्क दिया कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय समुदाय का ही एक भाग थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों और कुछ क्षत्रिय राजाओं के बीच संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षत्रियों को सामाजिक रूप से नीचे गिरा दिया गया और उन्हें शूद्र कहा जाने लगा। प्राचीन समाज में श्रम करने वाले लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। खेती, पशुपालन, निर्माण, हस्तकला और अन्य कार्यों में लगे लोग समाज की आर्थिक रीढ़ थे। लेकिन धीरे धीरे धार्मिक और सामाजिक धारणाओं ने उन्हें निम्न माना। यही वह समय था जब श्रम और सम्मान के बीच दूरी बढ़ने लगी। शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में एक अन्य मत यह भी है कि आर्यों के भारत आगमन के बाद जिन मूल निवासियों को उन्होंने अपने अधीन किया, उन्हें शूद्र कहा गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह शब्द सामाजिक से अधिक राजनीतिक था। विजेता और पराजित के संबंधों ने समाज में ऊंच नीच को जन्म दिया। वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा, वेद अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में उनके लिए कठोर नियम बनाए गए।
उन्हें केवल सेवा कार्यों तक सीमित करने की कोशिश की गई। यह व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित बन गई और समाज में गहरी जड़ें जमा गई। हालांकि सभी शूद्र गरीब या कमजोर नहीं थे। कई स्थानों पर वे आर्थिक रूप से मजबूत भी थे। कृषि उत्पादन का बड़ा हिस्सा उनके श्रम से आता था। कई कारीगर, लोहार, बढ़ई, बुनकर और अन्य श्रमिक वर्ग समाज के विकास में मुख्य भूमिका निभाते थे। लेकिन सामाजिक सम्मान उन्हें नहीं मिला। बौद्ध और जैन धर्म के उदय ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। गौतम बुद्ध ने जन्म आधारित भेदभाव को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। इससे शूद्रों और अन्य वंचित वर्गों को नया आत्मविश्वास मिला। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने भी समानता का संदेश दिया। कबीर, रविदास और अन्य संतों ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। इससे समाज में परिवर्तन की चेतना फैली। आधुनिक काल में ज्योतिबा फुले, पेरियार और डॉक्टर आम्बेडकर जैसे नेताओं ने शूद्रों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की मांग उठाई। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए और अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया। फिर भी आज भी समाज में जातिगत भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कई क्षेत्रों में शूद्र और पिछड़े वर्ग सामाजिक तथा आर्थिक संघर्ष का सामना करते हैं। लेकिन शिक्षा और जागरूकता ने नई पीढ़ी में बदलाव लाया है। शूद्रों की उत्पत्ति को समझना केवल अतीत को जानना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि समाज में असमानता कैसे पैदा हुई और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि कोई भी मनुष्य जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। समाज की वास्तविक शक्ति उसके श्रमिक और मेहनतकश लोग होते हैं। अध्याय 2 वैदिक काल और समाज व्यवस्था। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इसी काल में भारतीय समाज की प्रारंभिक संरचना विकसित हुई। वेदों को भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। इन ग्रंथों में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की झलक मिलती है। आरंभिक वैदिक समाज अपेक्षाकृत सरल था। लोग पशुपालन और कृषि पर निर्भर थे। परिवार समाज की मूल इकाई था। उस समय समाज में कठोर जाति व्यवस्था नहीं थी। लोग अपने कार्यों के अनुसार पहचाने जाते थे। धीरे धीरे समाज जटिल होता गया। जनसंख्या बढ़ी, राज्यों का निर्माण हुआ और आर्थिक गतिविधियां विस्तृत हुईं। इसी प्रक्रिया में वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। ब्राह्मणों को धार्मिक कार्यों का अधिकार मिला, क्षत्रिय शासन और युद्ध के लिए जिम्मेदार बने, वैश्य व्यापार और कृषि से जुड़े और शूद्र सेवा कार्यों में लगाए गए। शुरुआत में यह विभाजन कर्म आधारित था, लेकिन समय के साथ यह जन्म आधारित बन गया। एक व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था, उसे उसी में जीवन बिताना पड़ता था। इससे सामाजिक गतिशीलता समाप्त होने लगी। ब्राह्मणों ने धार्मिक ग्रंथों और अनुष्ठानों के माध्यम से समाज में अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। वेदों के अध्ययन का अधिकार केवल ऊंचे वर्णों तक सीमित कर दिया गया। शूद्रों को ज्ञान से दूर रखा गया। मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों ने इस व्यवस्था को और कठोर बनाया। इनमें शूद्रों के अधिकार सीमित कर दिए गए। उन्हें वेद सुनने तक की अनुमति नहीं थी। यदि कोई शूद्र नियम तोड़ता तो उसके लिए कठोर दंड निर्धारित थे। वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति भी धीरे धीरे कमजोर होती गई। प्रारंभिक काल में महिलाओं को शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन बाद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत हो गई। समाज व्यवस्था का यह ढांचा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक भी था। श्रम करने वाले वर्ग को नीचे रखकर सत्ता और संसाधनों पर ऊंचे वर्गों का नियंत्रण बना रहा।
फिर भी वैदिक समाज पूरी तरह स्थिर नहीं था। समय समय पर परिवर्तन होते रहे, नए विचार और आंदोलन उभरते रहे जिन्होंने सामाजिक असमानता को चुनौती दी। अध्याय 3 वर्ण व्यवस्था का निर्माण। भारतीय समाज के इतिहास में वर्ण व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक संरचना रही है जिसने हजारों वर्षों तक लोगों के जीवन को प्रभावित किया। यह केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का एक ढांचा भी थी। वर्ण व्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ, यह प्रश्न इतिहासकारों और विद्वानों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। प्राचीन वैदिक काल में समाज इतना विभाजित नहीं था। लोग मुख्य रूप से अपने कार्यों और योग्यताओं के आधार पर पहचाने जाते थे। पशुपालन, कृषि, युद्ध और धार्मिक अनुष्ठान समाज के मुख्य कार्य थे। उस समय सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत सरल थे। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, वैसे वैसे श्रम का विभाजन बढ़ने लगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस सूक्त में समाज को एक विराट पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न बताए गए। यह प्रतीकात्मक वर्णन बाद में सामाजिक श्रेष्ठता और हीनता का आधार बन गया। ब्राह्मणों को ज्ञान और धर्म का अधिकार मिला। वे यज्ञ, पूजा और शिक्षा के केंद्र बने। क्षत्रियों को शासन और युद्ध का कार्य सौंपा गया। वैश्य व्यापार, कृषि और पशुपालन से जुड़े रहे। शूद्रों को सेवा और श्रम तक सीमित कर दिया गया। शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म आधारित मानी जाती थी। यदि कोई व्यक्ति अपने गुण और कार्य बदलता तो उसकी सामाजिक स्थिति भी बदल सकती थी। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था जन्म आधारित बन गई। व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होता, उसे उसी वर्ण का माना जाता। यही वह परिवर्तन था जिसने समाज में स्थायी असमानता को जन्म दिया। धर्मशास्त्रों और स्मृतियों ने वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया। मनुस्मृति में अलग अलग वर्णों के लिए अलग नियम बनाए गए। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया और शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया। शूद्रों के लिए शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान और सत्ता के अवसर सीमित कर दिए गए। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि समाज में श्रम करने वाले लोगों को सम्मान से वंचित कर दिया गया। खेतों में काम करने वाले किसान, कारीगर, मजदूर और सेवा कार्य करने वाले लोग समाज की आर्थिक रीढ़ थे, लेकिन उन्हें सामाजिक सम्मान नहीं मिला। वर्ण व्यवस्था केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक नियंत्रण का साधन भी थी। ऊंचे वर्णों के पास भूमि, शिक्षा और सत्ता का अधिकार था। निचले वर्गों को संसाधनों से दूर रखा गया। इससे असमानता और बढ़ी। समय के साथ वर्ण व्यवस्था और कठोर होती गई। यह जाति व्यवस्था में बदल गई। हजारों जातियां और उपजातियां बन गईं। विवाह, भोजन और सामाजिक संबंधों पर भी नियम लागू कर दिए गए। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से विवाह नहीं कर सकता था। जाति व्यवस्था ने समाज को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। इससे सामाजिक एकता कमजोर हुई। कई बार यह विभाजन हिंसा और भेदभाव का कारण भी बना। फिर भी इतिहास में ऐसे अनेक आंदोलन हुए जिन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया। गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। महावीर ने अहिंसा और समानता का संदेश दिया। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को खुली चुनौती दी। संत रविदास, कबीर, नामदेव और चोखामेला जैसे संतों ने कहा कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने मंदिरों और धार्मिक पाखंड का विरोध किया। कबीर ने कहा, एक बूंद से सब जग उपजा, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। यह विचार समाज में समानता की नई चेतना लेकर आया। आधुनिक काल में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया।
डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक समस्या नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने संविधान के माध्यम से समान अधिकार और सामाजिक न्याय की नींव रखी। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया। अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं लागू की गईं ताकि ऐतिहासिक अन्याय को कम किया जा सके। फिर भी आज भी जाति आधारित भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग अब भी सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं, लेकिन शिक्षा, कानून और जागरूकता ने समाज में बदलाव की प्रक्रिया को तेज किया है। वर्ण व्यवस्था का निर्माण केवल इतिहास की घटना नहीं है, बल्कि यह समझने का विषय है कि समाज में असमानता कैसे पैदा होती है। जब कुछ लोगों को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और कुछ को हीन माना जाता है, तब समाज की मानवता कमजोर हो जाती है। एक स्वस्थ समाज वही है जहां हर व्यक्ति को सम्मान, शिक्षा और अवसर मिले। इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत को दोहराना नहीं बल्कि उससे सीख लेना है। वर्ण व्यवस्था के इतिहास से हमें यह सीख मिलती है कि समानता और न्याय के बिना कोई भी समाज वास्तव में महान नहीं बन सकता। अध्याय 4 शूद्रों पर सामाजिक प्रतिबंध। भारतीय समाज में शूद्रों की स्थिति केवल आर्थिक या सामाजिक रूप से ही कमजोर नहीं बनाई गई, बल्कि उनके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था को स्थायी बनाए रखना था। धीरे धीरे यह व्यवस्था इतनी कठोर हो गई कि शूद्रों को जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सीमित कर दिया गया। प्राचीन धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में शूद्रों के लिए अलग नियम बनाए गए। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में उन्हें समाज का सबसे निम्न वर्ग बताया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला माना गया, जबकि शूद्रों को इस अधिकार से वंचित रखा गया। सबसे बड़ा प्रतिबंध शिक्षा पर था। शूद्रों को वेद पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि ज्ञान केवल ऊंचे वर्णों का अधिकार है। यदि कोई शूद्र वेद सुन लेता तो उसके लिए कठोर दंड बताए गए। इससे ज्ञान और शिक्षा पर कुछ वर्गों का एकाधिकार बना रहा। धार्मिक अनुष्ठानों में भी शूद्रों की भागीदारी सीमित थी। उन्हें यज्ञ करने या मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया जाता था। वे केवल सेवा कार्यों तक सीमित रखे गए। धर्म के नाम पर उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि उनका कर्तव्य केवल ऊंचे वर्गों की सेवा करना है। सामाजिक जीवन में भी अनेक भेदभाव थे। कई स्थानों पर शूद्रों को गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। उनके घर अलग होते थे और ऊंची जातियों के साथ भोजन करने की अनुमति नहीं थी। पानी के कुएं, मंदिर और सार्वजनिक स्थान भी अलग अलग बनाए जाते थे। अस्पृश्यता की भावना ने स्थिति को और कठोर बना दिया। कुछ समुदायों को इतना नीचे समझा गया कि उनकी छाया तक को अपवित्र माना गया। यदि वे किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को छू लेते तो उसे शुद्धिकरण करना पड़ता था। यह केवल सामाजिक भेदभाव नहीं बल्कि मानवता का अपमान था। शूद्रों के पहनावे और जीवन शैली पर भी नियंत्रण था। कई क्षेत्रों में उन्हें अच्छे कपड़े पहनने, आभूषण धारण करने या घोड़े पर बैठने तक की अनुमति नहीं थी। विवाह और उत्सवों में भी उन पर सीमाएं लगाई जाती थीं। आर्थिक रूप से भी शूद्रों को कमजोर बनाए रखा गया। भूमि और संसाधनों पर ऊंचे वर्गों का अधिकार था। शूद्र मुख्य रूप से खेतों में मजदूरी, सेवा और कारीगरी करते थे। उनके श्रम से समाज चलता था, लेकिन बदले में उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। मध्यकाल में भी यह स्थिति पूरी तरह नहीं बदली। हालांकि भक्ति आंदोलन ने समानता का संदेश दिया, फिर भी सामाजिक भेदभाव बना रहा। कई संत स्वयं निम्न जातियों से थे और उन्होंने समाज की कठोरता का अनुभव किया। संत रविदास, जो एक चर्मकार परिवार से थे,
ने कहा कि मनुष्य की महानता उसके कर्मों में है, जन्म में नहीं। कबीर ने जाति और पाखंड दोनों का विरोध किया। इन संतों की वाणी ने शूद्रों और दलितों में आत्मसम्मान की भावना जगाई। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा के नए अवसर खुले। मिशनरी स्कूलों और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने निम्न वर्गों को शिक्षा देने की कोशिश की। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने शूद्रों और दलितों के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। उन्होंने स्वयं सामाजिक भेदभाव का सामना किया था। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था और पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। आंबेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह संदेश केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और इसे अपराध घोषित किया गया। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसी नीतियां लागू की गईं ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार में अवसर मिल सकें। फिर भी समाज में कई स्थानों पर भेदभाव आज भी दिखाई देता है। जाति के नाम पर हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और अपमान की घटनाएं अब भी होती हैं, लेकिन आज स्थिति पहले जैसी नहीं है। शिक्षा, कानून और जागरूकता ने नई पीढ़ी को बदलना शुरू कर दिया है। आज शूद्र और पिछड़े वर्ग राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, कला और प्रशासन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वे केवल संघर्ष की पहचान नहीं बल्कि परिवर्तन की शक्ति भी बन चुके हैं। शूद्रों पर लगाए गए सामाजिक प्रतिबंध हमें यह समझाते हैं कि जब समाज मानवता से दूर हो जाता है तब अन्याय जन्म लेता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर छोटा नहीं माना जा सकता। एक न्यायपूर्ण समाज वही है जहां हर मनुष्य को समान सम्मान, शिक्षा और अवसर मिले। यही सच्चे लोकतंत्र और मानवता की पहचान है। अध्याय 5 इतिहास में संघर्ष और परिवर्तन। भारतीय समाज का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह संघर्षों, आंदोलनों और परिवर्तन की कहानी भी है। शूद्रों और समाज के वंचित वर्गों ने सदियों तक भेदभाव, अपमान और सामाजिक अन्याय का सामना किया। लेकिन उन्होंने केवल पीड़ा ही नहीं सही, बल्कि अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष भी किया। यही संघर्ष धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन का कारण बना। प्राचीन काल में जब वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी, तब समाज के भीतर असंतोष भी बढ़ने लगा। लोगों को यह महसूस होने लगा कि जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानना अन्याय है। इसी पृष्ठभूमि में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले खुलकर जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य जन्म से महान या छोटा नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। बुद्ध के संघ में हर जाति और वर्ग के लोगों को प्रवेश मिला। इससे शूद्रों और वंचित वर्गों को पहली बार सम्मान और समानता का अनुभव हुआ। महावीर स्वामी ने भी अहिंसा और समानता का संदेश दिया। जैन धर्म ने भी कर्म और नैतिकता को महत्व दिया, जन्म को नहीं। इन आंदोलनों ने वैदिक कर्मकांड और जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और करुणा, दया तथा समानता का प्रचार किया। उनके शासन में समाज में अपेक्षाकृत सहिष्णुता बढ़ी। लेकिन समय के साथ फिर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था मजबूत होने लगी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने समाज में नई चेतना जगाई। यह आंदोलन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति भी था। संत कबीर, रविदास, नामदेव, तुकाराम और चोखामेला जैसे संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। संत कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
उनका संदेश था कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म और विचारों से होनी चाहिए, जन्म से नहीं। संत रविदास, जो एक निम्न जाति से थे, ने ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई ऊंच नीच न हो। उन्होंने बेगमपुरा का सपना देखा, एक ऐसा नगर जहां दुख, भेदभाव और अन्याय न हो। भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि इसने आम लोगों को आत्मसम्मान दिया। पहली बार निम्न वर्गों ने खुलकर अपनी आवाज उठाई। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय समाज में नए परिवर्तन शुरू हुए। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की। मिशनरी स्कूलों और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने दलितों और शूद्रों को शिक्षा देने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि शूद्र और अतिशूद्र समाज के वास्तविक निर्माता हैं, लेकिन उन्हें सदियों से दबाया गया है। फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं में से एक थीं। जब वे स्कूल पढ़ाने जाती थीं, तो लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष शिक्षा और समानता की दिशा में एक महान कदम था। दक्षिण भारत में पेरियार ईवी रामासामी ने ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया और लोगों से अंधविश्वास तथा जातिगत भेदभाव छोड़ने की अपील की। 20वीं शताब्दी में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारी बनकर उभरे। उन्होंने बचपन से ही जातिगत भेदभाव सहा था। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था और पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बदला। आम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन बिना शिक्षा और संगठन के संभव नहीं है। उन्होंने दलितों और शूद्रों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। महाड़ सत्याग्रह उनका एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इसमें दलितों ने सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार मांगा। यह केवल पानी का संघर्ष नहीं था, बल्कि मानव अधिकारों का संघर्ष था। आम्बेडकर ने मनुस्मृति का विरोध किया क्योंकि उसमें जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत शामिल किए गए। भारतीय स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र और संविधान ने समाज में परिवर्तन की नई दिशा दी। अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण लागू किया गया ताकि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग आगे बढ़ सकें। लेकिन परिवर्तन की यह यात्रा आसान नहीं थी। कई स्थानों पर जातिगत हिंसा और भेदभाव जारी रहे। फिर भी सामाजिक आंदोलनों, शिक्षा और कानून ने समाज में धीरे धीरे बदलाव लाया। आज शूद्र और पिछड़े वर्ग राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, साहित्य, कला और खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे केवल पीड़ित समुदाय नहीं बल्कि परिवर्तन और नेतृत्व की शक्ति बन चुके हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है कि अन्याय चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, उसे बदला जा सकता है। हर सामाजिक परिवर्तन संघर्ष से पैदा होता है। शूद्रों और वंचित वर्गों का संघर्ष केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए था जहां हर मनुष्य को समान सम्मान मिले। यही संघर्ष भारत के लोकतंत्र और मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 6 आधुनिक भारत में शूद्र समाज। आधुनिक भारत में शूद्र समाज की स्थिति पहले की तुलना में बहुत बदली है, लेकिन यह परिवर्तन एक लंबे संघर्ष और सामाजिक आंदोलनों का परिणाम है। सदियों तक सामाजिक भेदभाव और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज शूद्र और पिछड़े वर्ग शिक्षा, राजनीति, व्यापार, कला, विज्ञान और प्रशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। फिर भी चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।
भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन संविधान के माध्यम से आया। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म या जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। संविधान के अनुच्छेद 14 ने समानता का अधिकार दिया। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और इसे अपराध घोषित किया गया। यह केवल कानूनी परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारतीय समाज के लिए एक नई दिशा थी। आरक्षण व्यवस्था भी सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया ताकि उन्हें समान अवसर मिल सकें। इससे लाखों लोगों को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिले। शिक्षा ने आधुनिक भारत में शूद्र समाज को सबसे अधिक बदला। पहले जिन लोगों को स्कूलों और ज्ञान से दूर रखा जाता था, वे अब विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। राजनीति में भी पिछड़े वर्गों का प्रभाव बढ़ा है। कई राज्यों में ओबीसी और पिछड़े वर्गों के नेता मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बने। इससे सामाजिक शक्ति का संतुलन बदला। लोकतंत्र ने उन वर्गों को आवाज दी जिन्हें सदियों तक दबाया गया था। मंडल आयोग की सिफारिशें आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थीं। 1990 में ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अधिक अवसर मिले। इससे समाज में बहस भी हुई और विरोध भी, लेकिन इसने सामाजिक न्याय के मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना दिया। आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिला। पहले शूद्र समाज मुख्य रूप से कृषि और श्रम कार्यों तक सीमित था, लेकिन अब लोग व्यापार, उद्योग, शिक्षा, मीडिया और तकनीकी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी सामाजिक भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव अब भी मौजूद है। अंतरजातीय विवाहों का विरोध, सामाजिक बहिष्कार और जाति आधारित हिंसा की घटनाएं आज भी सामने आती हैं। सोशल मीडिया और आधुनिक संचार माध्यमों ने नई पीढ़ी को अधिक जागरूक बनाया है। लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शिक्षा और इंटरनेट ने समाज में नई सोच पैदा की है। महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया है। पहले पिछड़े वर्गों की महिलाएं दोहरे भेदभाव का सामना करती थीं, जाति और लिंग दोनों के आधार पर। लेकिन आज वे शिक्षा, राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दलित और पिछड़े वर्गों के संगठन समानता और न्याय की मांग कर रहे हैं। वे केवल अधिकारों की बात नहीं करते, बल्कि आत्मसम्मान और पहचान की भी बात करते हैं। साहित्य और कला में भी शूद्र समाज की आवाज मजबूत हुई है। दलित साहित्य और बहुजन साहित्य ने उन अनुभवों को सामने रखा जिन्हें लंबे समय तक दबाया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाले और कई अन्य लेखकों ने समाज की सच्चाई को शब्द दिए। आज भारत का लोकतंत्र पहले से अधिक समावेशी दिखाई देता है। संसद, विश्वविद्यालय, मीडिया और प्रशासन में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ी है। यह परिवर्तन केवल कानून से नहीं, बल्कि लंबे संघर्षों और आंदोलनों से संभव हुआ। लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। शिक्षा और रोजगार में असमानता, ग्रामीण गरीबी और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। कई बार जाति राजनीति का साधन बन जाती है और समाज में विभाजन पैदा करती है। नई पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह समानता और मानवता के मूल्यों को मजबूत करे।
केवल कानून बनाने से समाज नहीं बदलता, बल्कि सोच बदलने से परिवर्तन आता है। आधुनिक भारत में शूद्र समाज की कहानी संघर्ष से सम्मान तक की यात्रा है। यह यात्रा बताती है कि शिक्षा, संगठन और जागरूकता से कोई भी समाज अपनी स्थिति बदल सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता और मानवता के आधार पर लोगों का सम्मान करे। जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, तभी भारत वास्तव में लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र बन सकेगा। अध्याय 7 निष्कर्ष और भविष्य की दिशा। भारतीय समाज का इतिहास अत्यंत प्राचीन और जटिल रहा है। इस इतिहास में शूद्रों और वंचित वर्गों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, लेकिन लंबे समय तक उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। शूद्र कौन थे? यह प्रश्न केवल एक सामाजिक वर्ग की पहचान का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की संरचना, उसके संघर्षों और उसके विकास को समझने का विषय है। हजारों वर्षों तक वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा ने समाज को विभाजित रखा। कुछ वर्गों को ज्ञान, सत्ता और संसाधनों पर अधिकार मिला, जबकि शूद्रों और अन्य वंचित समुदायों को श्रम और सेवा तक सीमित कर दिया गया। यह व्यवस्था धीरे धीरे इतनी कठोर हो गई कि जन्म ही व्यक्ति की पहचान और उसका भविष्य तय करने लगा। लेकिन इतिहास केवल अन्याय की कहानी नहीं है, यह संघर्ष और परिवर्तन की कहानी भी है। हर युग में ऐसे लोग हुए जिन्होंने असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। गौतम बुद्ध ने कर्म और समानता का संदेश दिया। महावीर ने अहिंसा और मानवता की बात की। संत कबीर, रविदास और अन्य भक्ति संतों ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी। आधुनिक काल में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जैसे महान नेताओं ने सामाजिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शिक्षा और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक जीवन का भी सिद्धांत होना चाहिए। यदि समाज में समानता नहीं होगी तो लोकतंत्र अधूरा रहेगा। आज का भारत पहले से बहुत बदल चुका है। शिक्षा, संविधान और लोकतंत्र ने पिछड़े वर्गों को नई शक्ति दी है। शूद्र और पिछड़े समुदाय राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, साहित्य, खेल और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लेकिन चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। कई स्थानों पर जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता दिखाई देती है। कुछ लोग आज भी जन्म के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता में विश्वास करते हैं। यह सोच समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। भविष्य की दिशा केवल कानूनों से तय नहीं होगी, बल्कि समाज की मानसिकता से तय होगी। यदि नई पीढ़ी समानता, मानवता और सम्मान के मूल्यों को अपनाती है, तो जातिगत भेदभाव धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। शिक्षा इस परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हर व्यक्ति को समान शिक्षा और अवसर मिलेगा, तभी समाज वास्तव में विकसित होगा। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि सोच बदलने का माध्यम है। आर्थिक समानता भी अत्यंत आवश्यक है। जब तक समाज के सभी वर्गों को संसाधनों और रोजगार के समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग गरीबी और सामाजिक भेदभाव से जूझ रहे हैं। इसलिए विकास की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। महिलाओं की स्थिति पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पिछड़े वर्गों की महिलाएं लंबे समय तक दोहरे भेदभाव का सामना करती रही हैं। उनकी शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तकनीक और इंटरनेट ने समाज में नई जागरूकता पैदा की है। आज युवा पीढ़ी अपने अधिकारों और इतिहास के बारे में अधिक जान रही है।
सोशल मीडिया ने उन आवाजों को मंच दिया है जिन्हें पहले दबा दिया जाता था। लेकिन केवल अधिकारों की मांग करना ही पर्याप्त नहीं है। समाज में भाईचारा, करुणा और पारस्परिक सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। यदि समाज केवल संघर्ष और विरोध में ही उलझा रहेगा तो वास्तविक परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है। यहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और समुदाय हैं। यदि यह विविधता समानता और सम्मान के साथ जुड़ जाए तो भारत दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है। शूद्रों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि कोई भी समाज तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वह अपने श्रमिकों, किसानों, कारीगरों और मेहनतकश लोगों का सम्मान नहीं करता। समाज की वास्तविक नींव वही लोग होते हैं जो अपने श्रम से उसे आगे बढ़ाते हैं। भविष्य का भारत वही होगा जहां किसी बच्चे से उसकी जाति नहीं पूछी जाएगी, जहां किसी व्यक्ति का सम्मान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और मानवता से होगा। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन परिवर्तन की दिशा स्पष्ट है। नई पीढ़ी के हाथों में एक ऐसा अवसर है जिससे वह एक अधिक न्यायपूर्ण, समान और मानवीय समाज का निर्माण कर सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि शूद्रों का इतिहास केवल पीड़ा का इतिहास नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मसम्मान और परिवर्तन का इतिहास है। यह इतिहास हमें मानवता, समानता और न्याय का महत्व समझाता है। जब समाज में हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, तभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र सफल होंगे। दोस्तों, शूद्रों का इतिहास केवल दर्द और भेदभाव की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, आत्मसम्मान और परिवर्तन की भी कहानी है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि कोई भी इंसान जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान और जागरूकता ही समाज को बदल सकती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।